हेलो फ्रेंड्स, अल्फा इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा 5 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, 5 जगत का वर्गीकरण। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। पांच जगत का वर्गीकरण को सबसे पहले R.H. व्हिटेकर, ठीक है, R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने सन 1969 में, कब दिया था इन्होंने? R.H. व्हिटेकर ने 1969 में 5 जगत का वर्गीकरण दिया था। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 जगत में बांटा। कितने जगत में? 5 जगत में बांटा। कौन कौन से वे जगत हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। प्लांटी एंड एनिमलिया। R.H. व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, इनका जो आधार था जीवों को बांटने का, वह क्या आधार था? पहला आधार था इनका, पहला जो लक्षण था, किन लक्षणों के आधार पे R.H. व्हिटेकर ने जीवों को 5 जगत में बांटा? और वह जो पहला आधार या पहला लक्षण था, यह था कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। आप लोग जानते हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2 प्रकार की। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीवों को R.H. व्हिटेकर ने मोनेरा जगत में, किस जगत में? मोनेरा जगत में रखा। यूकैरियोटिक कोशिका से बने जीवों को प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में रखा। ठीक है, सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक और कोशिका कला से घिरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। दूसरा इनका जो आधार था वर्गीकरण का, वह था शरीर की संरचना। शरीर की संरचना। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कितने कोशिका से? एक कोशिका से। और कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर होता है। एक से अधिक कोशिका।
तो व्हिटेकर ने क्या किया, एक कोशिका से बने जीवों को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो व्हिटेकर ने एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा किस जगत में, प्रोटिस्टा जगत में रखा, और एक से अधिक जो कोशिकाओं से बने जीव होते हैं उन जीवों को कहा जाता है बहुकोशिकीय। क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव को फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में रखा गया। एक कोशिकीय जीव को किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, सबको समझ में आया? आगे देखिए, इनका जो तीसरा आधार था वर्गीकरण का वह था पोषण की विधि। पोषण की विधि, जीवधारी किस प्रकार से पोषण ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं। सामान्यतः आप जानते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो उन जीवों को विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहते हैं ऐसे जीवों को, विषमपोषी। स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉपिक, विषमपोषी मीन्स हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो इन आधारों पे आर.एच. व्हिटेकर ने सभी जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में विभाजित किया। ठीक है, तो सामान्यतः इससे पहले हम लोग दो जगत में बांटते थे, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। उसकी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर के जो वर्गीकरण है इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। इसकी कुछ विशेषताएं थी जिसके कारण इसके वर्गीकरण को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो देखते हैं आर.एच. व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण की क्या विशेषताएं थी जिनके आधार पे इस वर्गीकरण को स्वीकृत किया गया। देखिए विशेषताएं, 5 जगत वर्गीकरण की विशेषताएं। क्या विशेषताएं थी? पहली विशेषता देखिए यह थी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को, जीवों को व्हिटेकर ने एक अलग जगत में रखा। किस जगत में रखा है? मोनेरा में। किस जगत में? मोनेरा में। तो व्हिटेकर ने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को अलग कर दिया। प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने एक अलग जगत, मोनेरा जगत में रखा। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटते हैं, 2 जगत के वर्गीकरण में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जीवाणुओं को एक अलग जगत में नहीं रखते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग जगत में नहीं रखते हैं। लेकिन इस वर्गीकरण की यह विशेषता थी कि इसमें क्या किया गया है, प्रोकैरियोटिक जीवों को एक अलग जगत दिया गया है, मोनेरा जगत दिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए, सामान्यतः यहां पे कवक ऐसे जीवधारी होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, विषमपोषी। कवक बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीव होते हैं। कवक को क्या किया गया, पादप जगत से अलग करके यहाँ पे
फंजाई, ठीक है, किस किंगडम में? फंजाई जगत में रखा गया। कवक के लिए भी एक अलग से जगत बनाया गया, जगत फंजाई या कवक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या थी? विशेषताएं थी। किसकी विशेषताएं? 5 जगत के वर्गीकरण की विशेषताएं थी। ठीक है, और यहां पे ध्यान दीजिए, जो एक कोशिकीय जीव हैं, कौन से जीव? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों को भी एक अलग जगत में रखा गया, जगत प्रोटिस्टा। किस जगत में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है एक कोशिकीय जीवों को, बहुकोशिकीय जीवों से अलग। ठीक है, तो ये क्या थी? विशेषताएं थी 5 जगत के वर्गीकरण की। सबको समझ में आया? पहला विशेषता क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा में कवक को एक अलग जगत फंजाई जगत में रखा गया, पौधों से अलग, और एक कोशिकीय जीवों को बहुकोशिकीय जीवों से अलग प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। ठीक है, ये विशेषताएं थी। लेकिन इसके अलावा कुछ कमियां भी थी इस वर्गीकरण में। आइए देखते हैं क्या कमियां थी 5 जगत के वर्गीकरण में। कमियां, ठीक है, डीमेरिट्स। इस जगत में सबसे बड़ी यह कमी थी कि जो एक कोशिकीय या जो नील हरित शैवाल होते हैं, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल को यहाँ पे किस जगत में रखा गया है? जगत मोनेरा में रखा गया। ठीक है, किस जगत में रखा गया? मोनेरा में। इसके बाद एक कोशिकीय शैवाल, कैसे? एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल को यहां पे जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस जगत में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, नील हरित शैवाल को मोनेरा जगत में, एक कोशिकीय शैवाल को प्रोटिस्टा जगत में, बहुकोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल को पादप जगत में, किस जगत में? पादप जगत में रखा गया। देखिए यहां पे तीनों क्या है? शैवाल हैं, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है और नील हरित शैवाल है। लेकिन तीनों शैवालों को क्या किया गया है? अलग अलग जगत में रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और पादप जगत। तो यह एक कमी थी 5 जगत के वर्गीकरण की। ठीक है, इसके अलावा तब पर भी यह जो वर्गीकरण है सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, स्वीकृत है। ठीक है, तो ये था 5 जगत का वर्गीकरण। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 6 जगत का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। आइए देखते हैं 6 जगत का वर्गीकरण क्या होता है। 6 जगत का वर्गीकरण, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हिटेकर ने जीवों को क्या किया था? 5 जगत में वर्गीकृत किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया,
प्लांटी एनिमलिया। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक हैं कार्ल व्यूज। कार्ल व्यूज ने सन 1990 में जो 5 जगत का वर्गीकरण था इसको 6 जगत में वर्गीकृत कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो जगत मोनेरा है, कौन सा जगत, मोनेरा जगत, मोनेरा जगत को 2 जगत में विभाजित कर दिया। ठीक है, पहले 5 जगत था और इन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 जगत में विभाजित कर दिया, जिससे एक जगत बढ़ गया। तो 5 से कितना हो गया, 6 जगत। इन्होंने मोनेरा को 2 जगत में विभाजित किया, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया दूसरा जगत क्या है, यू बैक्टीरिया। सामान्यतः जो सामान्य जीवाणु होते हैं उनको यू बैक्टीरिया में रखा गया, सामान्य जीवाणुओं को यू बैक्टीरिया में रखा गया, और जो विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं कुछ, उनको आर्की बैक्टीरिया में रखा गया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके पास एक विशेष क्षमता होती है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आर्की बैक्टीरिया जहाँ पे तापमान माइनस में रहता है, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तापमान पर भी आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, बहुत अधिक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जीवित रह सकते हैं और गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं, जिसका तापमान आप कह सकते हैं कि लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर भी आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को जो लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे जीवित रहते हैं, हम इनको थर्मोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोफिलस। कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत अधिक खारे जल में, जैसे समुद्र का जल बहुत खारा होता है, जहाँ पे बहुत अधिक नमक होता है, तो खारे जल में या हैलाइन वाटर में जीवित रह पाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे जीवाणुओं को हैलोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोफिलस। हैलोफिलस। ठीक है, तो कार्ल व्यूज ने क्या किया, मोनेरा जगत को 2 जगत में बांट दिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम है, ये सभी क्या हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, टाइफाइड होता है, और माइकोबैक्टीरियम से टीबी होता है। तो इन सभी को किस में रखा गया, यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में किसको रखा गया, थर्मोफिलस को, हैलोफिलस को। ठीक है, जो कि एक्सट्रीम वातावरण में, एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रह सकते हैं। तो यह था 6 जगत का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद हमें अध्याय 2 में पढ़ना है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और फंजाई जगत का क्या पढ़ना है, लक्षण पढ़ना है, सामान्य लक्षण। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा जगत का क्या लक्षण होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, समझ में आया सबको, चलिए। जगत मोनेरा,
मोनेरा। चलिए इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, मोनेरा जगत के लक्षण, क्या लक्षण होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनेरा जगत में उन सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस जगत में कैसे जीवों को रखा गया है, प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, प्रोकैरियोटिक जीवों को। और आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव किसको कहते हैं, जीवाणुओं को कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणुओं को इस जगत में रखा गया है। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जीवाणु। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, समझ में आया, एंटोनी वॉन को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट लक्षण, प्रोकैरियोटिक जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं, जीवाणु कैसे होते हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि सभी स्थानों पे जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वव्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है। तो जीवाणु सभी जगह पे पाए जाते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ किस किस स्थान पे। मान लीजिए मिट्टी, कहाँ पे, मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, जल में भी पाए जा सकते हैं, हवा में भी पाए जा सकते हैं, बर्फ में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु स्वपोषी या विषमपोषी, स्वपोषी या विषमपोषी होते हैं। मीन्स इनमें पोषण की क्या विधि है, जीवाणुओं में पोषण की क्या विधि होती है। तो जीवाणु स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी अथवा विषमपोषी, तो दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं, स्वपोषी अथवा विषमपोषी। मीन्स कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, समझ में आया। अगर हम बात करते हैं कि इन जीवों में गमन कैसे होता है, इन जीवों में या जीवाणुओं में गमन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए गमन कैसे होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में या जीवाणुओं में गमन सीलिया या कशाभिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सीलिया या कशाभिका, या हम सीलिया या फ्लैजिला भी कह सकते हैं, सीलिया फ्लैजिला, सीलिया अथवा फ्लैजिला के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा। आपने देखा होगा जीवाणु का आकार बड़ा ही सिंपल होता है, सरल सा इस प्रकार, और कभी इसके सतह पे इस तरह से छोटे छोटे हेयर के जैसे संरचनाएं निकली होती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, ये सीलिया है जो इनको गमन में सहायता करती है। सीलिया की संख्या सामान्यतः बहुत अधिक होती है जीवाणुओं पे, और ये आकार में छोटे होते हैं। लेकिन इसकी तुलना में फ्लैजिला
की संख्या, कोई अगर जीवाणु है तो उसमें फ्लैजिला भी पाया जा सकता है। फ्लैजिला की संख्या कम होती है, लेकिन ये फ्लैजिला की सिलिया की तुलना में आकार में या लंबाई में बड़े होते हैं। तो ये है फ्लैजिला। जीवाणुओं में गमन सिलिया अथवा फ्लैजिला के द्वारा होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट लक्षण क्या है, देखिए। प्रजनन, प्रजनन कैसे होता है? जीवाणुओं में प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है। एक बहुत ही सरल विधि है द्विविभाजन। द्विविभाजन एक सरल सा जीवाणु है। यह क्या होता है, एक से दो जीवाणुओं में बट जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से एक जीवाणु से दो जीवाणु बन जाते हैं। एक जीवाणु से दो जीवाणु बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। तो ये द्विविभाजन की विधि है जिससे क्या करते हैं, जीवाणु प्रजनन करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। या एक और विधि होती है संयुग्मन। संयुग्मन के द्वारा भी जीवाणु प्रजनन करते हैं। संयुग्मन में दो जीवाणु आपस में आसपास आकर के जुड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संयुग्मन। ठीक है, समझ में आया? तो जीवाणुओं में प्रजनन दो प्रकार से हो सकता है, द्विविभाजन अथवा संयुग्मन की प्रक्रिया द्वारा। अगला क्या लक्षण है जीवाणुओं का या मोनेरा का, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ सामान्यतः जो जीवाणु होते हैं इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। कितना गुणसूत्र पाया जाता है, एक गुणसूत्र। किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। तो ये है डीएनए, और डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जीवाणुओं में केवल एक ही गुणसूत्र या एक ही डीएनए पाया जाता है, और यह जो डीएनए या गुणसूत्र होता है यह कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है, और इस भाग को, इस क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। केंद्रकाय कहा जाता है क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और यह जो डीएनए होता है यह वृत्ताकार होता है। देखिए आपको इसमें कोई भी सिरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस डीएनए में कोई एक सिरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ये लाइन है, इसमें दो सिरे हैं, एक ये है ए और ये दूसरा बी है, लेकिन इस डीएनए में कोई भी सिरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, सबको समझ में आया? नेक्स्ट अगला क्या लक्षण है, देखिए। मध्यकाय। मध्यकाय को मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम। सभी जीवाणुओं में आप जानते हैं कि कोशिका कला से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है मध्यकाय। मध्यकाय होता क्या है, जो जीवाणु की कोशिका कला होती है यह अंदर की तरफ
अंतर्वलित होकर के अंदर की तरफ धंस करके मुड़ करके एक संरचना बनाती है और उस संरचना को कहा जाता है मध्यकाय। और इस संरचना में श्वसन संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं, श्वसन में भाग लेते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। तो जीवाणुओं में मीजोजोम या मध्यकाय पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। और आप लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है पौधों की किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। पौधों की सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो जीवाणु होते हैं जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है। ठीक है, तो ये सभी लक्षण मोनेरा जगत के लक्षण थे या जीवाणु के लक्षण थे। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं, तो सामान्यतः तो हमने बात किया कि जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं। लेकिन अगर हम जीवाणुओं में भी जीवाणुओं का नाम बताना चाहें, ठीक है, तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे नास्टॉक, साल्मोनेला, वाइब्रियो, माइकोबैक्टीरियम, एनाबेना। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो इस सभी जीवाणु को क्या यहाँ पे रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। नास्टॉक, साल्मोनेला, वाइब्रियो कैलेरी, माइकोबैक्टीरियम और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जिनको कहाँ पे रखा गया है? मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। और अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोनेरा जगत की वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्या विशेषताएं हैं, जीवाणुओं का क्या महत्व है और जीवाणुओं से क्या हानियां होती है। इसके साथ साथ जीवाणु की संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।